तो मैं अभी के लिए इमेजिन करवा रहा हूं आपको कि यहां से आपकी एक्सिस जा रही है, दिख गई सबको? अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इस एक्सिस के अबाउट घूमने का इसका जो ओमेगा है वो फिर से ओमेगा ही आ जाएगा जो पुराना था। तुम बोलोगे ये कैसे हो गया? जो पुराना ओमेगा ना इसके अबाउट था ना, वी इक्वल टू आर ओमेगा वाला, ऐसे घूम रहा था वो, वही ओमेगा इधर भी लगेगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, सबसे पहले लेक्चर में ही शायद, रिजिड बॉडी में किसी भी दो पॉइंट के अबाउट अगर आप रिलेटिव ओमेगा निकालते हो तो वो क्या आता है? ओमेगा ही आता है। ठीक है? तो इस पॉइंट के अबाउट भी आपका ओमेगा ओमेगा ही आएगा, मतलब उतने ही रेट से घूमता हुआ हम लोग मान सकते हैं जितनी रेट से ओरिजिनली डिस्क घूम रही है। ओमेगा मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ना, है कि नहीं? कितने रेट से घूम रहा है। तो हम लोग ने माना ऐसे। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ सर? तो अच्छा, एक एक चीज करते हैं। देखो, यहाँ पे एक पॉइंट था ए नाम का, अगर प्योर रोलिंग ओरिजिनल डायग्राम में बना था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2v। कितनी थी इसकी वेलोसिटी? 2v ना। यहां से भी वही आती है, देखो कैसे पता चलेगा यहां से कितनी आएगी? तो यहां से कैसे निकालेंगे? ये तो प्योर रोलिंग कर रहा है ना, तो प्योर रोलिंग में डायरेक्ट अपन आर ओमेगा लिखते हैं ना, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी आर कितनी हो जाएगी? रेडियस 2r। कितना आंसर आएगा? 2r रेडियस इंटू ओमेगा, मतलब फिर से 2v तो आया बेसिकली, है कि नहीं? अच्छा, याद करो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकाली थी हमने, सबको याद है ये वाला पॉइंट? इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी याद है? √2 भी आई थी देखो, है कि नहीं? तो वो कैसे आती है देखो, इस एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है? रेडियस हम निकालेंगे ना, प्योर रोटेशन हो रहा है ऐसे मानेंगे, तो ये कितना है देखो? √2 आ रहा है, दिख रहा है सबको? और इसके परपेंडिकुलर इस तरह से वेलोसिटी आएगी, रेडियस के परपेंडिकुलर आती है ना, टेंजेंशियल √2 r ओमेगा म्हणजेच किती आहे? √2 भी है। समझ में आया? तो इस तरह से मानने से उस मोमेंट पे हमने क्या चेंज कर दिया? कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया कि सीटीआर की जगह हमने क्या माना? क्या माना? प्योर रोलिंग हो रही है। तो इससे फायदा क्या हुआ सर? इससे वेलोसिटीज एक लाइन में आ गई। नहीं तो नॉर्मली क्या करना पड़ता था? वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस आर ओमेगा, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी, उनका वेक्टर सम करना पड़ता था। याद है कुछ? तो यहाँ पे थोड़ा आसान हो गया, तो ये सिर्फ टाइम पास लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। तो आएगा मजा अभी, ये तो सिंपल केस लिया मैंने, बट कॉन्सेप्ट आप समझो। लेकिन अगर हमने अल्फा निकालने की कोशिश की, इसका अल्फा भी होगा ना ऐसे? ऐसे नहीं होगा, आगे जा रहा था ना वो। हाँ, आगे जा रहा था, ऐसे ही होगा, सॉरी। तो इस तरह से अल्फा होगा इसका, है कि नहीं? अल्फा भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे? A/r, ए इज इक्वल टू आर अल्फा असते ना बाबा। प्योर प्योर रोटेशन है, अभी सर्कुलर मोशन करें ना सारे पॉइंट। अगर हमने इस बॉडी को क्या माना कि ये क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है, क्या कर रही है? प्योर रोटेशन कर रही है, तो इसका हर एक पॉइंट क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। सीटीआर में ऐसा नहीं होता, सीटीआर में तो साइक्लॉइड बनता था, याद है? एक एक पॉइंट आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है, घूम रहा है। यहाँ पे सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने बोल दिया कि इसके अबाउट क्या हो रहा है? प्योर रोटेशन। तो सारे पॉइंट अपने आप क्या करने लग जाएंगे? सिंपल सर्कुलर मोशन, है कि नहीं? तो यहाँ पे अपन ए इक्वल टू आर अल्फा लिख सकते हैं ना? अरे बोलो। तो यहां से किसी भी पॉइंट का अल्फा कैसे निकालेंगे? उस पॉइंट का नेट एक्सेलेरेशन अपॉन आर ना। और ये अल्फा कोई भी निकालो, मतलब इसके अबाउट अल्फा निकालो या ओरिजिनल अल्फा निकालो, दोनों सेम ही होंगे ना, है कि नहीं? तो इस मेथड से क्या फायदा है सर? क्या उखाड़ लिया हमने इसने? इससे हमने वेलोसिटी जो है अलग पॉइंट की निकाल सकते हैं आसान तरीके से, और अल्फा भी निकाल सकते हैं आसान तरीके से। इतना ही फायदा है। अब इसके फायदे क्या होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया, है कि नहीं? तो एक्सिस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ही वही है। इंस्टेंटेनियस मतलब उस मोमेंट के लिए हमें वो एक्सिस माननी है। कौन सी एक्सिस? क्रॉस वाली। एक्स ऑफ रोटेशन मतलब उसके अबाउट क्या होगा? प्योर रोटेशन होगा। समझ में आया उस मोमेंट पे? तो इस तरह से इसको एक बार ढूंढ लिया इंस्टेंट एक्सिस रोटेशन को, कि अल्फा और आर, अल्फा और ओमेगा आपके आसान तरीके से निकल जाएंगे, नॉर्मल तरीके से भी निकलते हैं, बट आसान तरीके से निकल जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन अभी करेंगे, लिखो।
इस डायग्राम में क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? बोलो बोलो। जीरो। अल्फा कितना होगा? अरे प्योर रोल में वेलोसिटी और आर ओमेगा कांस्टेंट रहते हैं ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, कंटिन्यू चलता रहेगा, याद है क्या वो, इनफाइनाइट टाइम तक आराम से, है कि नहीं? तो यहाँ पे अल्फा जीरो है, बट मैं अल्फा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा था। इस डायग्राम में अल्फा का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, अल्फा तो जीरो है, क्यों निकाल रहे हैं हम उसको। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम होता है आपको आसान तरीके से वेलोसिटी और अल्फा तक पहुंचाना। सीपी सिंह बुक निकालना एक बार, उसमें एक सॉल्ड एग्जांपल है जिसमें ऐसे स्टेप है पायरी, और एक डिस्क घूमती हुई जा रही है, पायरी के अबाउट चढ़ना है उसको ऐसे, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन है ना, किया है क्या आप लोगों ने? निकालो जरा, उसको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, नॉर्मल तरीके से भी और इसके इससे भी। पीवाईक्यू में भेज, दिखाओ, जो भी है दिखाओ एक। हाँ मिल गया। इसमें उन्होंने मेथड एक दिया है कि दो दिए हैं? एक ही मेथड दिया है, हम लोग दो से करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आईओआर कंपलसरी नहीं है पढ़ना, बिना इसके भी आराम से हम लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये बस एक शॉर्टकट है थोड़ा सा, ठीक है? तो कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है, मेन से और नीट में ज्यादा इसकी जरूरत भी नहीं है। तो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो एक्चुअली। सॉल्व एग्जाम्पल 55, 55 सॉल्व एग्जाम्पल आप निकालो। सिलेंडर ऑफ वेट डब्ल्यू, इसका वेट डब्ल्यू है, रेडियस इसकी आर है, एच की वैल्यू R/3 है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू रेज द सिलेंडर। पकड़ो। तो क्वेश्चन समझ में आया सबको? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एफ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ताकि ये सिलेंडर क्या हो सके, अबे क्या हो सके, सिलेंडर रेज हो सके, मतलब इस पॉइंट के अबाउट घूम जाएगा, देखो ये बी पॉइंट है ना, इसके अबाउट वो प्योर रोल करेगा। समझ पा रहे हो? एक्चुअली वो क्या करेगा, एक्चुअली उसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, जब वो चढ़ेगा ना ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर भी आएगा और थोड़ा आगे भी जाएगा, है कि नहीं? तो इसका क्या चल रहा है एक्चुअल में, एक्चुअल सेंस में देखो तो इसका क्या चल रहा है, सीटीआर, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोलिंग चल रहा है एक्चुअल में। लेकिन बी पॉइंट के अबाउट अगर देखेंगे उस मोमेंट पे जब वो जस्ट चढ़ने वाला होगा, जस्ट चढ़ने वाले का मतलब क्या है, जस्ट चढ़ने वाला मतलब यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया मतलब कॉन्टैक्ट टूट गया, नाउ इट इज ऑन दी वर्ज ऑफ मूविंग अप। तो बी पॉइंट के अबाउट क्या करने लग जाएगा, प्योर रोल, बी पॉइंट के अबाउट क्या करने लग जाएगा, प्योर रोल करने लग जाएगा, है कि नहीं? अब मिनिमम फोर्स निकालना है ना अपने को, तो बी पॉइंट के अबाउट मतलब ये नॉर्मल तो जीरो हो गया ना, तो लेट अस से कि बी पॉइंट के अबाउट इसका जो ओमेगा होगा या अल्फा होगा, अल्फा इस तरह से बोलता हूं मैं, ये अल्फा होगा एक्सेलेरेशन बी पॉइंट के अबाउट। अरे बोलो। तो इसको अल्फा को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल सेंस में, अपन अपन इसमें निकालेंगे टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क कौन सा, किस पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बी पॉइंट के अबाउट। बी पॉइंट कैसा है, टेंजेंट है वो, किसी भी सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क जैसा होता है, टेंजेंशियल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, 3/2 mr² आठ हो गया, सेंटर से आता था mr² by 2 प्लस वो mr², तो 3/2 mr² तो ये आ जाएगा 3/2 mr²। और टॉर्क अबाउट बी निकालने के लिए एफबीडी बनाओ, एफबीडी में आप देख सकते हो कि नॉर्मल तो जीरो हो गया ना, तो फ्रिक्शन भी गया, कुछ नहीं है वहां पे, तो बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ यहां से एक नॉर्मल लगेगा लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि पॉइंट वही आ गया, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ अपना कौन बेचारा, mg। और कौन है इसमें, mg मतलब w है यहाँ पे, है कि नहीं? अब इसमें डिस्टेंस निकालना है, कौन सा डिस्टेंस निकालना है, बी पॉइंट से mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, mg का नहीं, mg की लाइन का है ना, mg की लाइन का। तो अपने को इंटरेस्ट है इस डिस्टेंस में, ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे,
तो उसके लिए क्या करोगे, ये आ जाएगा, ये कितना है, आर है, और ये टोटल भी आर है ना, उसमें से एच गया, मतलब ये 2r/3 है, देखो ये डिस्टेंस है 2r/3, दिख रहा है क्या। तो वहां से अपन ये निकाल सकते हैं शायद, है ना, कितना आ रहा है वो, 5r² / 9 का, 5 √5/3 r, वही आ रहा है ना, √5/3 आ रहा है, देखो √5/3 r आ रहा है ये, है कि नहीं। तो mg का टॉर्क कितना लगा, mg का टॉर्क कितना लगा, mg इंटू √5/3 r, mg मतलब w ना, ठीक है ना, mg रहने दो। तो यहां से क्या है? जोर से बोलो, है, अच्छा हेप्पन है ना आपल्याकडे इसको तो भूल ही गया था बेचारे को मैं। इसका टॉर्क कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा एक्चुअली, है कि नहीं, इतना जल्दी नहीं करना है अपने को। तो टॉर्क निकाल लेते हैं पहले, टॉर्क अबाउट बी के बी में जो है दो कंपोनेंट आएंगे, टॉर्क किसका आएगा, एक फोर्स का आएगा, प्लस टॉर्क mg का आएगा, और mg का उल्टा टॉर्क है, ध्यान से देखो। तो mg का टॉर्क निगेटिव में आएगा, वो कितना आएगा, w इंटू √5r/3, सही है क्या। लेकिन f का कितना आएगा बताओ, अरे वो तो सिंपल है, r + 2r/3 आएगा डिस्टेंस तो, नहीं 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 नहीं, या सही सही सही, हाँ वही आएगा। अपने को बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस, ये और ये साइड वाला सेम ही है ना। तो ये कितना आ रहा है, r + 2r/3 ना, 5r/3 आ रहा है क्या। तो यहाँ पे आएगा f इंटू 5r/3, ठीक है। तो ये टॉर्क आएगा आपका, कितना आ रहा है वो, r/3 कॉमन ले लो क्या, 5f माइनस √5w, ये कॉमन आ गया ना, और यहाँ बचा मेरे पास r/3 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट b, कितना आएगा वो, 3/2 m म्हणजे w/g लिहू शकतो आपण, है ना, m इज w/g ना, क्योंकि m तो लिखा नहीं क्वेश्चन में, w दिया है। ये गंदा सा आंसर आ रहा है, क्या निकालना था इसमें आपने को, f कसं काढणार होते तुम, अल्फा तो पता ही नहीं अपने को, अल्फा कहाँ पता है क्या किया मैंने, मतलब पॉइंट क्या है पता है क्या, अपने को f निकालना था ना, तो f अपना वेरिएबल है, ठीक है, और अल्फा भी तो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है अपने पास, बाकी सब तो नॉन क्वांटिटीज है। तो और एक इक्वेशन लगेगी, और कौन सी इक्वेशन आ सकती है इसमें बताओ, दो इक्वेशन चाहिए ना बेटा, एक तो आ गई किसमें, अल्फा और एफ में, एक और अल्फा और एफ में आ गई, तो आंसर आ जाएंगे दोनों के, अल्फा और एफ के, एफ तो दिया है, अल्फा निकल जाएगा फिर। अल्फा के लिए और कौन सी इक्वेशन, क्या हुआ, हम्म, आर ओमेगा, अल्फा के लिए और कुछ तो चाहिए ना, कौन से पॉइंट का, क्या हो गया, प्योर रोलिंग तो अल्फा जीरो, प्योर रोलिंग में अल्फा जीरो कंपलसरी नहीं होता। कितने क्वेश्चन किए हमने, एफ दिया था ये, आठवते का असली क्वेश्चन, इथे एफ लावला था, इथे एफ लावला था, मागे एफ लावला था, उसमें अल्फा जीरो आता था क्या प्योर रोलिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अल्फा जीरो केस, यहाँ पे अल्फा के साथ साथ प्योर रोलिंग होती हो सकती है। और कौन सी इक्वेशन आएगी सोचो ना, अल्फा और एफ में और क्या आ सकता है, सेंटर चाप आउट का है, सेंटर चाप आउट टॉर्क इक्वेशन, उससे क्या फायदा होगा, एफ का टॉर्क आएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना। नहीं नहीं, पर इसका भी टॉर्क लेना पड़ेगा ना, नॉर्मल का, वो भी सेंटर पे लग रहा है, ये भी अच्छा है। एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि बी से लगने वाला नॉर्मल कहाँ से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा ना, एमजीबी सेंटर से, डायरेक्ट सेंटर के अबाउट अगर अल्फा लिखे तो वही यही आएगा अल्फा, अल्फा तो सारे सेम ही होते हैं ना, किसी पॉइंट के अबाउट निकालो, तो सेंटर के अबाउट वाला अल्फा भी हम निकाल सकते हैं, वो डायरेक्ट ही आ जाएगा, कितना, एफ अपॉन कितना, एफ अपॉन, अरे यहाँ फ्रिक्शन है क्या, एक्चुअली यहाँ फ्रिक्शन है क्या, चेक करो, यहाँ फ्रिक्शन हो सकता है ना, वो तो अलग केस हो जाएगा, क्या स्मूथ है ये, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, घुमा के ले जाएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल का कंपोनेंट वर्टिकल लग रहा है, कंपलसरी नहीं है, वहां फ्रिक्शन वगैरह कुछ दिया है क्या, नो स्लिपिंग बोल रहा है ना, हाँ तो बी पॉइंट के अबाउट
होगा भी तो बी पॉइंट के अबाउट कुछ फायदा नहीं होगा उसका, लेकिन अल्फा में प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। अगर यहाँ फ्रिक्शन होगा ना तो अल्फा में जो है, अगर मान लो फ्रिक्शन ऐसे मान लो ऐसे, तो अल्फा में जो है फिर क्या बोलते हैं, ये इसका भी टॉर्क आएगा और इसका भी आएगा ना सेंटर के अबाउट। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं है टॉर्क, फ्रिक्शन है ना। वहां पे कुछ लिखा है क्या फ्रिक्शन के बारे में? उन्होंने अल्फा की मिनिमम वैल्यू पूछी है ना। ओके, मिनिमम में तो डायरेक्ट दो टॉर्क इक्वल कर जाएंगे। सॉरी, फोर्स की मिनिमम पूछी है ना। तो यार एक लाइन में आ जाता है तो, फोर्स का टॉर्क बी पॉइंट के अबाउट, ये दोनों टॉर्क है ना, ये बी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये टर्म जो है ये इससे बड़ी होनी चाहिए। यहीं से आंसर आ जाएगा फिर तो, डायरेक्ट आंसर यहीं से आ जाएगा, देखो कैसे। एफ इंटू 5r/3 शुड बी ग्रेटर देन W × √5r/3। ये समझ में आया क्या? ये टॉर्क एफ का बड़ा होगा तभी तो क्या होगा, वो घूमेगा ऐसे, वरना तो कैसे घूमेगा, वो तब नीचे आ जाएगा। तो डायरेक्ट अपन r/3 को यहाँ पे कट कर देंगे अगर, है कि नहीं, इसको भी कट कर देंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन W/√5। एफ शुड बी ग्रेटर देन W/√5, तो एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जस्ट ग्रेटर देन W/√5 विच इज नियरली W/√5। तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन यार ये क्वेश्चन फिर फिट नहीं बैठा, मैं अल्फा की वैल्यू बताना चाह रहा था आपको। इसमें डाल दो। ये एफ की वैल्यू जो निकाली W/√5, ये आप इसमें डाल दो ना। अच्छा वो अल्फा जीरो, जीरो यार है, मिनिमम निकाल रहे हैं हम लोग इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। एफ की वैल्यू अगर आप 2f कर दो तो अल्फा निकल जाएगा। एफ की वैल्यू मतलब 2W/√5 करो तो अच्छे से घूमेगा दबा के, है कि नहीं। तो वैसा कुछ तो आ जाएगा, तो इसमें अल्फा निकालना ही नहीं था यार, क्वेश्चन में गलती से ले लिया। मुझे लगा ये इस साइड क्वेश्चन है उसका है। ये तो टाइम पास क्वेश्चन है, तो क्या है, एक लाइन का है तो। क्या हो गया इस पॉइंट पे, मगर अगर होगा तो आएगा ना, उधर देना पड़ेगा म्यू उनको फिर। हो सकता है वैसे भी कि वहां फ्रिक्शन हो, तो म्यू लेके अपने को फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन सॉरी इंस्टेंट एक्सिस रोटेशन का था ही नहीं, मुझे याद आया ऐसे कि वो है करके। बट अब समझ में आ रहा है कि अल्फा हम निकाल क्यों रहे, तो जीरो आ रहा है ना। एक्चुअली आंसर यहाँ से भी आ जाता, अल्फा को जीरो पुट करो, अल्फा को जीरो पुट करो ना, वही आ जाएगा फिर से एफ। तो इस मेथड से भी आंसर आता है, बट दिस इज अ मोर सिंपलर वर्जन। ये सिंपल है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछी है, मैं देखा नहीं वो मिनिमम वैल्यू में अल्फा आपका जस्ट जीरो होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको जीरो पुट करोगे तो फिर से सॉल्व होकर फिर वही आ जाएगा एफ की वैल्यू मिनिमम वाली। मुझे एक बार सीपी सिंह देना, कोई इंस्टेंट रोटेशन क्वेश्चन है क्या? ये तो उसका था ही नहीं, तो टाइम पास हो गया ये तो। हम्म। एक से कितने थे असली, चौदह चलो। आजकल साइकिल कितने थे? चांगली सायकल घ्यायची समजा सायकल, ट्युशनला जायला वगैरे किती लिहिते आजकाल? नाही नाही समजा 11 10वीचं पोरग आहे, ट्युशन चाललंय, सायकल किती ती? 10,000 ला? भारी फिरी नाही, नॉर्मल सायकल आपली चांगली, म्हणजे एकदम छपरी बी नाही पण एकदम 7-8 ना. ही आता याची ऐकून किंमत मला कळाली, एवढी किंमत सायकलची होती माझ्या. आमच्याकडे काल ऍटलस सायकल होती, म्हणजे काय तुम्हाला तसली, ती ऍटलस दांड्यावाली नाही, जरा स्टाईल वाली असली ती दांड्यावाली वेगळी असती, ऍटलस सायकल असती. 7-8 हजार झाली किंमत आता. एकशे किती म्हणला क्वेश्चन? हाँ ये वही है क्या? थोड़ा थोड़ा स्पीड ऑफ मास एम रेडियस आर। नहीं ये वो नहीं है, ये कुछ और ही है। ये भी हम कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब एक बार निकालो क्वेश्चन को, 115 नंबर, 115। इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, डायग्राम यही है एग्जैक्ट, है ना, निकाला कुछ और है लेकिन। यहाँ बोला है कोलिजन इज इन इलास्टिक, इसका मतलब क्या है, E = 0। अरे याद है ना, E = 0 का मतलब सेपरेशन वेलोसिटी जीरो। किसकी? किसकी सेपरेशन वेलोसिटी जीरो? दोनों पॉइंट की नहीं, यहाँ पे रिजिड बॉडी है, उसके लिए बताया था मैंने।
दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कौन सी वेलोसिटी जीरो, सेपरेशन वेलोसिटी जीरो, मतलब दोनों चिप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेंगे एक दिशा में उस दिशा में, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट काय असते जिकडे फोर्स लागते ती लाइन ना, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वहां पे आपका सेपरेशन नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया देखो, उन्होंने एओ लाइन देख रहे हो आप लोग आंसर में आफ्टर लिखा है देखो, आफ्टर वाले डायग्राम में एओ लाइन के अलोंग वेलोसिटी गायब कर दी है, क्योंकि एओ लाइन के अलोंग क्या लगने वाला है, नॉर्मल फोर्स, मतलब एओ लाइन आपकी क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट है, और लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए रिलेटिव में। तो आपका ए पॉइंट जो है वो किसका है, फिक्स्ड ब्लॉक का, वो तो रेस्ट पे है ना, तो उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ द स्पीयर भी क्या होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, तो बचा उसके परपेंडिकुलर। तो इसलिए वी डैश कैसे दिखाया उन्होंने देखो ध्यान बुझ के, उसके परपेंडिकुलर एओ लाइन के, समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट सेपरेशन वेलोसिटी जीरो, मतलब इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी एओ के अलोंग नहीं होगी, एओ के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए वी डैश को कहां दिखाया गया है, एओ के परपेंडिकुलर। समझ में आया। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है स्पीयर की वेलोसिटी वी डैश किस दिशा में होगी, एओ के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, एओ के अलोंग वाली खा जाएगा, वो कौन खा जाएगा, इंपैक्ट फोर्स, है ना। तो फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, ए पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हैं, ए पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं क्या, अगर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है तो ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, है क्या देखो जरा, ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है क्या, जल्दी से बोलो, वो कांटेक्ट फोर्स का तो जीरो हो गया ना, एमजी का बचा है, एमजी का जीरो नहीं है ना, तो कैसे करेंगे, तो कर सकते हैं, याद करो कोलिजन हाईएस्ट पॉइंट पे एमजी इज नॉन इंपल्सिव फोर्स, हटो देगा तरी पण आपण करायचं जबरदस्ती, इंपैक्ट हुआ है ना वहां पे, तो नॉन इंपल्सिव फोर्स की कोई औकात नहीं है, उनका फोर्स भी जीरो आता है, मतलब उनके फोर्स का इफेक्ट नहीं आता, उनका टॉर्क भी क्या आता है, निग्लिजिबल आता है। दैट इज वाई एमजी का टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट है बट नॉन इंपल्सिव है, उसकी कोई औकात नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे छोटे समय में वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, बिफोर और आफ्टर एंगुलर मोमेंटम ए पॉइंट के अबाउट क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना। तो उन्होंने वही नीचे सॉल्व किया, दो लाइन का आंसर उसके बाद, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, कि एमजी का टॉर्क होते हुए भी ए पॉइंट के अबाउट क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हुआ, क्योंकि नॉन इंपल्सिव है, एमजी का टॉर्क है लेकिन टाइम बहुत छोटा मिल रहा है, और अगर आपको एंगुलर मोमेंटम चेंज करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा डेल्टा एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क इंटीग्रल टॉर्क डॉट डीटी ना, टॉर्क तो है लेकिन डीटी बहुत छोटा है, तो नियरली जीरो हो जाएगा, मतलब डेल्टा एल जीरो मतलब एल कांस्टेंट लगभग, यही तो करते हैं ना हम लोग कोलिजन में, हाईएस्ट पॉइंट पे कोलिजन होता है प्रोजेक्टाइल में, हमने बोला था एमजी का कोई औकात नहीं है, तो यहाँ पे ए पॉइंट के अबाउट क्या लग जाएगा आपका, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ए पॉइंट एओ लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी जिंदा रहेगी, एओ के अलोंग वाली खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोलिजन कैसी है, इनइलास्टिक, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन वो नहीं है बेटा जो हम ढूंढ रहे हैं, ये अलग ही है कुछ, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का क्वेश्चन कहाँ है पता नहीं। ये पढ़ो, तो क्वेश्चन जबरदस्ती कहाँ से बनाओ। अच्छा ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे सॉल्व क्लास में, वो तो आपको याद होगा, जब आपको बोला गया था कि आपके पास एक रिंग वगैरह है या डिस्क ऐसे, और इसमें बोला था कि यहाँ पे फोर्स लग रही है ऐसे एफ, याद है क्या, और फ्रिक्शन भी है जहाँ पे, है ना। तो ये प्योर रोल करते करते फ्रिक्शन सफिशिएंट है ताकि प्योर रोलिंग हो सके, फ्रिक्शन करवा के छोड़ता है, तो प्योर रोलिंग अगर यहाँ पे हो रही है तो मैंने आपको यहाँ से क्या निकलवाया था इसमें से, अल्फा निकलवाया था और ए निकलवाया था, याद है क्या, वो क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, अभी थोड़े दिन पहले किया था, बताओ प्रोसीजर क्या था, याद करो, कैसे किया था याद करो। यहाँ फ्रिक्शन लग रहा था, मान लो पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन था, है ना, अरे बोलो ना। तो ये तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्या हो रही है, तो मतलब इंस्टेंटेनियस रोटेशन कहाँ होगी, यहाँ पे होगी ना, आई ओ आर, इंस्टेंटेनियस रोटेशन एक्सिस कहाँ पे होगी, यहीं पे होगी ना। तो इस पॉइंट के अबाउट में क्या मान सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट का प्योरलिंग हो रहा है, तो डायरेक्ट अल्फा को क्यों ना मैं ऐसे निकालू, एफ बाय टू आर संपला विषय, नहीं काय करेल मी एफ आर बाय टू आर, नाही चुकलं सगळं चुकलं, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट ए मान लो, टॉर्क अबाउट ए अपॉन आई अबाउट ए, है ना।
इससे फायदा क्या होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्फा निकालते वक्त दो इक्वेशन जो गंदी बनती थी ना, फ्रिक्शन का टॉर्क माइनस फिर एफ का टॉर्क, ऐसे करते ना हम लोग, वहां पे डायरेक्ट अल्फा किससे आ जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट एफ से आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। टॉर्क अबाउट ए कितना है, ए पॉइंट क्या अबाउट एफ इंटू 2r, और आई अबाउट ए कितना है 3/2 डिस्क है ना वो, mr²। तो यहां से डायरेक्ट अल्फा आ जाएगा एक लाइन से, है कि नहीं। तो मैंने जैसे बताया था आपको, अल्फा निकालने में काम आता है आसान तरीके से, ठीक है, बाकी कुछ फायदा नहीं इसका साले का, ठीक है। समझ गए सब लोग, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो अल्फा निकल गया, उसके बाद क्या करोगे, एनएलएम की इक्वेशन बनाओगे, क्या बनाओगे, और फिर इक्वल एनएलएम की इक्वेशन में यूज क्या करेंगे हम लोग, आर अल्फा को ए इस्तेमाल करेंगे, ए इज इक्वल टू आर अल्फा ना, स्टिल वैलिड है। तो इस तरह से वो प्रोसीड होता जाएगा। तो जिस जिस जस्ट शॉर्टकट मेथड, ये क्या है बस, और कुछ नहीं है, ये बस एक क्या है, शॉर्टकट मेथड है। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया, और क्या होता है इसमें, स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग को फिर हमने किया नहीं क्या, बट वो सिलेबस में है भी नहीं ज्यादा, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि 4 व्हील होते हैं ना, ऐसे बहुत केस बनते हैं उसमें, 4 व्हील में से एक व्हील स्लिप कर रहा है, पीछे वाला प्योर रोल कर रहा है, क्योंकि गाड़ी जब ब्रेक मारती है, आपने सुना होगा गाड़ी में कुछ टायर के प्रकार होते हैं, गाड़ी के प्रकार होते हैं। ऐसी गाड़ी होती है जिसमें चारों टायर में इंजन की पावर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, 4 व्हील ड्राइव, और एक होती है 2 व्हीलर ड्राइव। तो उसमें फर्क होता है, चारों पावर मतलब चारों टायर में हम कंट्रोल लगा सकते हैं, और 2 व्हील ड्राइव में क्या होता है, इंजन बस 2 टायर को कंट्रोल करता है, आगे के अपने आप घिसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो फिर उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन में बहुत वैरायटीज बनती जाती है कि नहीं। तो ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है जेईई मेन में उस पर कोई क्वेश्चन है, आप ढूंढ के देख लेना, पीवाईक्यू में है नहीं ज्यादा, मतलब वो घूम फिर के उसी पे क्वेश्चन आता है। वो बैंकिंग ऑफ रोड आता है, बैंकिंग ऑफ रोड हटाते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड किस तरह से वो रास्ता होता था, है ना, थीटा एंगल पे टिल्टेड रास्ता होता है ना ऐसे, गाड़ी इस पे चलती थी ऐसे। तो उसमें बस वो फॉर्मूला याद रखना था अपने, टेन थीटा इक्वल टू v² / rg, देगा। तो वो सब चीजों में ये होता है, और एक होती है टॉपलिंग, मतलब हमने क्या किया था, वो फॉर्मूला किस लिए डिराइव किया था, गाड़ी ताकि बिना स्लिप हुए इसी कर्व पे जा सके ना ऐसे। बट इसमें खतरा एक और होता है, गाड़ी ऐसे पलट सकती है जाते वक्त, जैसे गाड़ी जा रही है ना ऐसे पलट सकती है, तो वो टॉपलिंग केस हो जाएगा। क्या केस हो जाएगा वो, टॉपलिंग मतलब बेसिकली एक पॉइंट के अबाउट वो ओमेगा, ये ओमेगा नहीं क्या बोलते हैं, क्या थी, एक पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, टॉपल हो जाएगा, मतलब टॉर्क घूमेगा और रोटेट हो जाएगा, प्योर रोल हो जाएगा प्रकार, है कि नहीं। उसका एक चीज हम कर सकते हैं, इसमें तो नहीं कर पाएंगे, वो टेढ़े ऑलरेडी टेढ़ा हो चुका है ये। बट बाइसिकल होती है ना अपनी साइकिल वाली केस, उसमें हम लोग ऐसे टर्न करते देखो, वो वाला केस नहीं कराया मैं आपको, कितना मैक्सिमम टर्न कर सकता है बाइसिकल वाला, तो वो एक करते देखो, उससे याद आ गया। तो क्या चल रहा है मैं बताता हूँ आपको, मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक, हमने सबने देखा है कि गाड़ी चलाता है वो सर्कुलर वाला, जैसे ही टर्न आता है वो क्या करता है, ऐसे टर्न नहीं लेता सीधा, वो झुकता है ऐसे, बहुत बार देखा होगा ना आपने, पूरा झुक जाता है, कभी लेट जाता है पूरा ऐसे। तो वो करने से वो टर्न ले पाता है ना, तो उसकी एक लिमिट होती है कितना झुके। नॉर्मल गाड़ियां तो उनकी गाड़ी अलग होती है डिजाइन तरीके की, नॉर्मल गाड़ियां बहुत ज्यादा झुक जाए तो ऐसे गिर जाएंगे नीचे। तो एक मैक्सिमम एंगल होता है जहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे टिल्ट कर सकते हैं। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, सब लोग ध्यान से देखना। तो अपने पास मान लो एक गाड़ी है, और ये गाड़ी का टायर है, ये क्या है, गाड़ी का टायर है ये, ऐसा हो सकता है का टायर, साइड व्यू देख रहे हैं हम लोग, साइड व्यू है ना, ये 2r हो जाएगा फिर इसका हाइट, 2 टाइम्स रेडियस हो जाएगा हाइट, है कि नहीं, गाड़ी का टायर है ये, साइड व्यू देख रहे हैं हम लोग, आज फ्रंट व्यू देख रहे हैं ऐसे। तो गाड़ी का टायर है, अगर हमने बोला कि यार ये जो है गाड़ी टर्न ले रही है, क्या ले रही है, टर्न, तो हम लोग जानते हैं कि टेढ़ा होने वाला है ये सब सीन, टायर ऐसे हो जाएगा ना फिर तो गाड़ी का। अरे बोलो, कितने एंगल पे है ये, थीटा एंगल पे, ठीक है। और ये 2r है आपका, इस तरीके से। गाड़ी कैसे है मतलब, अरे गाड़ी ऐसे है ना, ऐसे पूरी गाड़ी है ये ऐसे, ठीक है। अब सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ है, अगर ये इस तरफ झुका है मतलब मुड़ किस तरफ रहा होगा, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को उधर उस सेंटर के अबाउट टर्न लेना है, ऐसा ट्रैक है ना, तो मैं इधर झुकता हूँ कि उधर झुकता हूँ, सेंटर की तरफ ही झुकता हूँ ना। तो मतलब सेंटर कहीं ना कहीं सर्कुलर ट्रैक का यहाँ पे होगा, समझ में आया क्या। और ये जो है आपकी रेडियस कहलाएगी, ये किसकी रेडियस है, सर्कुलर ट्रैक की, और वो तो टायर की रेडियस है, ठीक है। इस तरीके से टायर डिस्क के फॉर्म में मान लो ये सब हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना एंगल वगैरह मैक्सिमम ये कर सकता है वो। तो ये अभी क्या कर रहा है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, आपको ट्रैक ऐसे दिखना चाहिए, देखो ये ट्रैक है, इस सेंटर के अबाउट ऐसे दिख गया क्या, ये ट्रैक आपको दिखना चाहिए, ऐसे ट्रैक है ये। मतलब ये ऐसे गाड़ी जो है ऐसे घूम के यहाँ तक, यहाँ से क्रॉस में एग्जिट करेगी, एग्जिट करेगी, डॉट में बाहर निकल रहे ऐसे क्रॉस में एग्जिट करेगी, दिख गया ट्रैक सबको। अब इसको मैं रेस्ट पे मान रहा हूँ, इसको क्या मान रहा हूं मैं,
रेस्ट पे मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मेरे को एनालिसिस सिंपल करना है, इसको रेस्ट पे मान रहा हूँ। तो कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्री फ्यूगल लगेगा बाहर की तरफ। किस उसकी वैल्यू कितनी होगी? एम वी स्क्वायर बाय आर। वी मतलब ये डॉट में वेलोसिटी, इसको वी से आ रहा है ना, ये बाहर से वी से मूव कर रहा है ये, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से। तो एम वी स्क्वायर बाय आर आ गया। अरे बोलो। और यहीं पे नीचे क्या लग रहा होगा? एम जी भी लग रहा होगा भैया। एम जी तो लग रहा होगा। ठीक है ना? हम्म। अब ये जो है ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है कि घूम रहा है, क्या कर रहा है? अब मैं किस फ्रेम में आ चुका हूं? मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ चुका हूं ना, तभी तो मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माना है। अभी मेरे को ये किस पे दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा। रेस्ट पे मतलब टॉर्क बैलेंस होनी चाहिए। रेस्ट पे मतलब कंप्लीट रेस्ट पे ना। इस फ्रेम से देखूंगा मैं गाड़ी पे बैठा हूं, मान लो मैं कहाँ बैठा हूँ? गाड़ी पे, गाड़ी को देख रहा हूँ। ऐसे ऐसे करके बाजू नहीं देख रहा बस। ऐसे बैठो गाड़ी पे और ऐसे देखो बस। बैक सीट पे बैठो आप लोग और ऐसे देखो, तो आपको क्या दिखेगा? रेस्ट दिखेगा ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये सब बॉडी क्या है? रेस्ट पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे रेस्ट अगर है तो फ्रिक्शन भी तो यहाँ लग रहा है ना। अरे फ्रिक्शन भी लगेगा ना यार। तो हम इसी पॉइंट के अबाउट क्या निकालते हैं आपका? ए पॉइंट के अबाउट जो है टॉर्क निकालते हैं। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, जीरो आना चाहिए। ए पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन भी लग रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है, इसलिए जानबूझ के मैंने किसी को चूज किया ए पॉइंट को, ताकि टॉर्क किसके बचे? सिर्फ एम जी और एम वी स्क्वायर बाय आर के। क्लियर है क्या? तो इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए ना। तो बताइए जरा टॉर्क कितना है एम जी का ए पॉइंट के अबाउट? ये आर है ना, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा ना। तो एम जी इंटू आर कॉस थीटा दिख रहा है क्या? मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर साइन थीटा। समझ में आया क्या? तो यहां से आर आर खत्म हो जाएगा देखो, है कि नहीं? एम एम भी खत्म हो जाएगा। तो फिर से वही आया देखो, वी स्क्वायर इक्वल टू आर, और जी है यहाँ पे, और ये कॉट आ रहा है इस बार, है ना? आर जी कॉट थीटा आ रहा है। तो टेन थीटा कितना आएगा? आर जी बाई वी स्क्वायर आएगा इस बार, है कि नहीं? ये इधर जाएगा ना। टेन थीटा कितना आएगा इस बार? आर जी बाय वी स्क्वायर। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे वैसे? मैक्सिमम एंगल निकाल रहे थे ना। ये वो ऑप्टिमम एंगल है आर जी बाय वी स्क्वायर वाला, तो इसमें भी वो फॉर्मूला वैलिड रहता है। इसमें वो फॉर्मूला क्या रहता है? कौन सा फॉर्मूला? क्या हो गया? फिर से वही आ रहा है क्या? सेम सही तो नहीं करा ना हमने? उल्टा कर दिया क्या? सही तो किया है ना? ये टेन थीटा इधर जाएगा, वन बाय टेन थीटा है नहीं, तो आर जी बाई वी स्क्वायर आएगा फिर तो। ठीक है ना? ये उल्टा कर दिया, सही तो लिखा है। ऐसा लिखता हूँ इसको, देखो वी स्क्वायर आर जी बाई टेन थीटा, आप देख रहे हो? अच्छा, मतलब हाँ बैंकिंग के उल्टा आ गया, सही है। बैंकिंग के उल्टा आ गया वो। थीटा हमने एंगल कौन सा लिया है? हॉरिजॉन्टल के साथ ना। वर्टिकल साथ लेंगे तो फिर वो बराबर टेन थीटा आ जाएगा फिर से। अरे इस एंगल को अगर हमने इसको थीटा मान लिया तो वो टेन थीटा आ जाएगा बराबर। ठीक है? हमने अभी हॉरिजॉन्टल के साथ माना है, मतलब जमीन से एंगल निकाल रहे हैं हम लोग। अगर आप वर्टिकल से कितना टिल्ट हुआ निकालोगे तो फिर से वही आएगा, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। वो थीटा अलग हो जाएगा उस केस में। ये थीटा मेरा अलग है, जमीन से लिया है मैंने। ओके? तो किस तरह से किया, समझ में आया सबको? अब इसमें अगर आपने को मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट लगाना है ना, तो फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन, ऐसे होती है ना। तो उसको इन्वॉल्व करने के लिए ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेके नहीं जमेगा, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया तो फ्रिक्शन गायब हो जाता है, फिर लिमिट किस पे लगाएंगे? तो मैं क्या बोलता हूँ, सेंटर के अबाउट टॉर्क लेके देखते हैं एक बार। तो आपको यहाँ पे दो फोर्स और बनाने पड़ेंगे। कौन से? ऊपर कौन सा लग रहा है? नॉर्मल। और नीचे कौन सा लग रहा है? नीचे बोल रहा हूँ, नीचे तो एमजी लग रहा है ना। राइट में एमवी स्क्वायर बार लग रहा है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ, वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। अरे बोलिए। तो फ्रिक्शन की वैल्यू फटाफट देखो, मैं कितनी बोल सकता हूँ? फ्रिक्शन ये किसका काम कर रहा है इस समय? सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये बॉडी रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट पे भी ऐसे तो लेफ्ट में फोर्स राइट में फोर्स इक्वल होना चाहिए ना। ऐसे करो आप लोग, नहीं समझ में आ रहा है तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। ये एनएलएम लगाया मैंने, क्या लगाया? एनएलएम। और नॉर्मल इक्वल टू एमजी। अरे बोला कि, है कि नहीं? अब एक काम करो आप लोग, मेरे को इस टेन थीटा में इंटरेस्ट है ना, मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लो। सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने से कौन मर जाएंगे? दोनों। एम वी स्क्वायर बाय आर मर गया, एम जी मर गया। बचे कौन? फ्रिक्शन और नॉर्मल। फ्रिक्शन का टॉर्क बताओ। इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क एफ आर साइन थीटा ना, दैट मस्ट बैलेंस विद नॉर्मल का टॉर्क आर कॉस थीटा, है कि नहीं?
तो यहां से एफ बाय एन की वैल्यू कितनी आ रही है? कॉट थीटा। अरे आर आर तो कैंसिल हो गया ना बेटा। तो एफ बाय एन की वैल्यू कितनी आ रही है? कॉट थीटा। बट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉट थीटा? जैसे कॉट थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग का है कॉट थीटा। इसको अगर हम लिखें एफ की वैल्यू को फिर से अगर वही पुट करें ना, एम वी स्क्वायर बाय आर, फिर से वही आ जाएगा, लेकिन मेरे को वो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कॉट थीटा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग फंक्शन है? डिक्रीजिंग है ना। को थीटा की यहाँ मिनिमम वैल्यू अगर मैं निकालूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको मैं ऐसे करता हूँ देखो। थीटा की मिनिमम मतलब फोर्स लगेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन का, क्योंकि नॉर्मल तो एनीवे एमजी के बराबर है, नॉर्मल कांस्टेंट है। अरे नॉर्मल तो एमजी को बैलेंस करेगा ना, वो तो कांस्टेंट है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू एन ना, या म्यू एमजी, है ना। तो यहाँ म्यू बच जाएगा, मतलब ये टर्म क्या बच जाएगी, म्यू बच जाएगी ना। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? कॉट थीटा मिनिमम। तो थीटा मिनिमम कितना आया? कॉट इनवर्स ऑफ म्यू। थीटा मिनिमम कितना आया? कॉट इनवर्स ऑफ म्यू। तो दिस इज द मिनिमम एंगल। अगर आपने यहां से मेजर किया ना, यहां से, तो ये थीटा मैक्सिमम आ जाएगा। अगर वर्टिकल लाइन से मेजर किया, मतलब वर्टिकल से मैक्सिमम कितना हम झुक सकते हैं, तो ये एंगल है 90 माइनस कॉट इनवर्स म्यू, टेन इनवर्स म्यू। समझ गए? तो अगर मैं पूछूं मैक्सिमम आप कितना झुक सकते हो, तो आंसर क्या है? टेन इनवर्स म्यू, उतना ही झुक सकते हो, ठीक है। तो उसको अगर हमने यहाँ पुट कर देना, थीटा की मिनिमम वैल्यू वगैरह वगैरह, हाँ, तो यहाँ से भी आ जाएगा, थीटा की मिनिमम वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी। तो एक तो सर्कुलर मोशन करने के लिए मिनिमम वैल्यू आएगी, और एक झुकने के लिए मिनिमम आएगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ सकती है? वर्टिकल से निकालेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ म्यू आएगा, और हॉरिजॉन्टल से निकालेंगे तो थीटा की मिनिमम वैल्यू कॉट इनवर्स ऑफ म्यू आएगा। हॉरिजॉन्टल से निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, वर्टिकल से निकालेंगे तो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। मैक्सिमम एंगल टू विच वी कैन लीन सो दैट टेक द टर्न इजीली। तो वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ पे सिंपल एक चीज आपने कुछ समझनी है कि कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने कहाँ लगाया, सेंटर ऑफ मास पे, और उसका भी टॉर्क लेना पड़ता है अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करो तो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है एप्लीकेशन पार्ट है बस, इसमें कुछ याद नहीं रखना है अभी के लिए तो, ठीक है। बट अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि वो कितना मैक्सिमम एंगल वगैरह, तो ये सब चीजें याद रखना है। तो आपको ऑलरेडी याद ही है ना यार, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ये दो केस में काम आता है, एक कौन से केस में? बैंकिंग ऑफ रोड वाले में, कि उसमें थीटा क्या था? रोड ला कितनी उछल रही, वो एंगल था ना। यहाँ थीटा क्या है? बाइकर खुद कितना टिल्ट हुआ है। दोनों थीटा की वैल्यू वही आती है, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, अगर आप वर्टिकल से ले रहे हो तो, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। सीपी सिंह दिखाना एक बार। इसमें भी ये सेक्शन है शायद, है ना? सीपी सिंह अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी में। ये रहा, ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल। आप एक काम करो, पेज नंबर 493 होमवर्क ले लो एक। ये आप खुद ही कर सकते हो, टॉर्क का सिंपल इक्वेशन है। पेज नंबर 493 पे एक सेक्शन है ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल। इसको आप एक बार प्रिपेयर करो, देख लो सारे फॉर्मूले वगैरह देख लो। बट मैं बोलूंगा कि इस पे आप देख लेना, ना पीवाई क्यू में, नीट ना जेई कभी नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। बट विद इन सिलेबस है, आप इसको अचीव कर सकते हो, इसका डेरिवेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप देखो आपको आ जाएगा 2 मिनट में। तो अगर आपने फॉर्मूला याद भी रखा तो ठीक है, बट एज इफ एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। होमवर्क ले लो आप, सॉल्व एग्जाम्पल 66 67, टॉपलिंग के अच्छे क्वेश्चन है ये। 66 और 67 स्टार करो, ये कंपलसरी है, ऊपर का तो ऑप्शनल था ओवर टर्निंग वाला। 66 67 सॉल्व एग्जाम्पल कंपलसरी है। बड़ा सिंपल टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कीड़ो वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, सॉल्व एग्जाम्पल 103, 103।
क्वेश्चन वाचलं नाही, वाचू का? प्रिव्हियस प्रॉब्लेम. अच्छा, खाली दोन क्वेश्चन आहे त्याचे, 102 103 आहे ना? कुठला विचारता तुम्ही? दोन्ही पण करा, 102 103. दोन्ही किडूवालेच आहे ती. अच्छा, पहिला क्वेश्चन तर सेंटर पासून किडू चला दिला ना लांब. ते सिंपल असं झालं असेल ते. दुसऱ्यामध्ये उडी मारते का ती? दुसऱ्यामध्ये ती आधी फिरत असते ओमेगा सोबत सोबत आणि अचानक उडी मारते, असं आहे का? अच्छा, चलायला लागली रिमूव्हर. काय गो पण आहे हो. दुसऱ्यामध्ये सेंट्रल नाही ना तो. कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम मास निग्लिजिबल असं काय आहे का? का मोठं मास आहे त्याचं? कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम अबाउट ओ हाफ एम आर स्क्वेअर ओमेगा नॉट वी प्लस आर ओमेगा डैश. हाँ तो दूसरे वाले में तो उन्होंने लिया है ना, देखो ना। दूसरे टर्म में तो उन्होंने इनसेट का ये लिया है, क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम लिया है इनसेट का। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में, इनिशियल में नहीं लिया, पता नहीं क्यों। क्या बकवास है यार। 103 क्वेश्चन में ग्लिच है थोड़ा। यहाँ पे सिंपल चीज बताई गई है कि प्रीवियस प्रॉब्लम का रेफरेंस लिया है एक तो। और प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या बोला था देखो, अननेसरी चीज इस्तेमाल की गई है प्रीवियस प्रॉब्लम में। फ्रॉम द सेंटर टू द एज अँड देन फ्लाईज अवे. उडून जाते म्हणे किडू, म्हणजे नंतर बसते वापस येऊन. मतलब इसको आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि सिर्फ पहले डिस्क थी, पहले क्या थी, सिर्फ और सिर्फ डिस्क थी और कीड़ू हवा में था, उड़ रहा था ऐसे, और अचानक से बैठ गया और बैठते ही चालू करना, उसने चलना चालू कर दिया। तब जो है इनिशियल सिस्टम में कीड़ू तो हवा में था ना, तो कीड़ू रोटेट रोटेट नहीं कर रहा था, मतलब सिर्फ कौन थी, डिस्क थी। इस तरह से उन्होंने बोल के सवाल किया है, बट असली तरीका ये नहीं है। अगर आप ये मानते हो, क्वेश्चन चेंज करते हो कि कीड़ू पहले से बैठा हुआ था और बैठने के बाद अचानक से उसका मूड हो गया तो चलना चालू कर दिया, तो वो क्वेश्चन अलग आएगा, उसमें आपको इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में डिस्क का प्लस घूमते हुए कीड़ू का भी लेना पड़ेगा। ठीक है? तो वो और ये क्वेश्चन जरा अलग अलग है, इन्होंने ठीक से लिखा नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में अननेसेसरी शब्द इस्तेमाल किया, फ्लाइज अवे। उसका कुछ काम नहीं था देखो लास्ट क्वेश्चन में। फ्लाइज अवे इसलिए दिया है क्योंकि बाद में उड़ के बैठेगा, वो उड़ेगा मतलब हवा में था थोड़ी देर के लिए। इसलिए अँगुलर मोमेंटम सिर्फ क्या लिखा है देखो ना, इनिशियल वाला हाफ एम आर स्क्वेअर ओमेगा नॉट. म्हणजे कुणाचं घेतलंय, फक्त इनिशियली डिस्कचं घेतलंय, किडू नव्हतं म्हणजे पहिलं हवेत होतं. 104 105 ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट है.
इंक्लाइंड प्लेन पे जब प्योर रोलिंग होती है ना, याद है क्या? इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होती है? प्योर रोलिंग। तो उसमें म्यू मिनिमम निकालवाया था क्या मैंने आपसे? उसका कुछ तो हमने किया था ना डेरिवेशन। उस पे हमने क्या एक्सेलरेशन निकाला था, एक तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना सिखाया था क्या? वो तो एफबीडी से आ जाएगा ना, एक बार एक्सेलरेशन अगर आ गया तो ऊपर लग रहा है एम, नीचे लग रहा है एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो एफबीडी एनएलएम इक्वेशन से आ जाएगा एफ तो। और एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू एन। तो वहां से म्यू की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये सब इन्होंने यहाँ पे दिया है, बट ठीक है, आप ऑन दी स्पॉट कर सकते हो इसको। अलग से रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसको।